में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश खास खबर में बजट 2024-25। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ अपने जीवन के लंबे सरकारी सेवा में जिन्होंने दिए और उन्हीं से हम समझना चाहेंगे कि उस सेगमेंट में क्या कुछ मिला है और उसके क्या मायने हैं, क्या हमें बेहतरी के लिए कुछ अवसर मिल पाएंगे। हमारे साथ सेना के पूर्व अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रेलवे के पूर्व जनरल मैनेजर आनंद प्रकाश जी जुड़े हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी लंबे समय तक आईबी में जिन्होंने सेवाएं दी हैं केसी मीना साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं रेलवे को लेकर के आनंद प्रकाश साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, बजट की अगर हम बात करें तो रेलवे को लगभग 2.5 से पौने 3 लाख करोड़ रुपए का बजट, 2,62,000 करोड़ के आसपास बजट मिला, जिसमें से 1,08,000 करोड़ में गवर्नमेंट का दावा है कि पुराने ब्रिजेज जो हैं वो यानी कि आधुनिकीकरण, खासकर ट्रैक्स का, सिग्नल्स का, उस पर खर्च किया जाएगा। कुछ वेतन भत्ते होते हैं। समय की जरूरत के साथ में हम इस बजट को किस तरह से देखें? तो मेरे हिसाब से बजट इस काफी प्रैग्मेटिक बजट है, क्योंकि इसमें जो पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह थोड़े बड़े थे, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया। इसलिए सेफ्टी रिलेटेड कामों को ज्यादा पैसा दिया गया। अगर हम पूरे उसको एनालाइज करते हैं तो इसमें देखते हैं कि सेफ्टी रिलेटेड काम में करीब 17% पैसा इन्हें बढ़ाया है। पहले पिछले साल में 29,000 करोड़ का प्रोविजन था, जो लगभग 35,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छी पहल है। और इसमें जो लाइन कैपेसिटी ऑगमेंटेशन पे कुछ चुनिंदा कामों पे, ट्रैफिक फैसिलिटी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा गया है। तो वो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह का काफी हम लोग प्रगति ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उसके बजाय अभी जो सेफ्टी पे जो फोकस थोड़ा रखा है, इसमें कि कवच के लिए भी इन्होंने प्रोविजन किया है। टेक्नोलॉजी भी आरडीएसओ से अप्रूव की है। उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे जो रखा है प्रोविजन, उसको करेंगे तो जो एक्सीडेंट्स इस समय काफी एक चुनौती उभर के आई है। उसमें मेरा सोचना तो ये, जो हम लोगों के समय में जो प्रधानता थी, उससे थोड़ा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ज्यादा जोर दिया जाने लगा कि उसमें जो बेसिक यूनिट डीआरएम जो होता है, डिविजनल रेलवे मैनेजर और जनरल मैनेजर तो ओवरऑल इंचार्ज होता ही है, लेकिन डीआरएम का मेन काम सेफ्टी रिलेटेड ऑपरेशन, सेफ्टी को देखना, उस तरीके का था। तो उनको जब इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा जिम्मेदार बना दिया गया है जो अभी सिस्टम में, तो उससे उनका थोड़ा फोकस मेरे को लगता है कि सेफ्टी के जो इंस्पेक्शंस वगैरह है और जो ऑफिसर्स का प्रायोरिटी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की हो गई है। इसलिए जो रेलवे का थोड़ा हम देख रहे हैं कि एक्सीडेंट थोड़े से नजर में ज्यादा आने लगे हैं। और तो उसमें थोड़ा अगर मैनेजर इनपुट भी थोड़ा ठीक करेंगे, जो कि पहले से जो सीओ कंस्ट्रक्शन वगैरह की यूनिट हुआ करती थी, जो देखा करती थी इस तरीके के काम को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ऑपरेशन के लिए एक ओपन लाइन डिवीजन था, वो पूरा देखता था किस तरीके से मॉनिटर करना है। तो उसमें भी जो इनपुट दे रहे सेफ्टी रिलेटेड वर्क को करने के लिए, कवच इत्यादि को, ट्रैक रिन्यूअल को, और उसके अलावा अगर मैनेजरियल इनपुट भी थोड़ा सुधारेंगे, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, तो काफी प्रैग्मेटिक है बजट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों दुर्घटनाएं और सब चीजें हुई हैं, उसे देखते हुए सिग्नल और खासकर जो पुरानी पटरियां हैं उनको लेकर अभी मुझे लगता है कि सुकून मिलेगा कि यात्रीगण जरा ध्यान दें। कुछ चीजों को लेकर के ये कहा गया है कि अमृत स्टेशन जो ऑलरेडी बन रहे हैं 85 जगह पे, उनको और प्रमोट किया जाएगा, उनमें मॉल्स बनाए जाएंगे, वहाँ पे अच्छे संसाधन मिल सके। और आप अगर कहीं पे लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं और आपको जर्नी ब्रेक उस समय के लिए अगर वहाँ पे करनी है, ब्रेक इन द सेंस है कि कुछ आपकी कनेक्टिंग जो ट्रेन है उससे पहले का जो समय है उसमें लगना चाहिए कि हाँ, पहले ये अक्सर देखा जाता था कि वेटिंग रूम भी है, उसके आसपास भिखारी, कचरा, जानवर, ये जिस तरह से कुत्ते वगैरह आवारा घूमते थे, उन सब चीजों को लेकर के एक फीलिंग आनी चाहिए कि आप एक स्टेशन पे नहीं, कि एयरपोर्ट पे हैं। ये सरकार का मानस है।
बुलेट ट्रेन को लेकर के भी जो गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना है, अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक का जो प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के भी इसमें बजट में वैसे तो प्रावधान नहीं किया गया है जो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये भी क्योंकि मोदी साहब की एक बड़ी स्कीम है या वंदे भारत ट्रेन से है उनको लेकर के, तो लेकिन फिलहाल जो चिंता की बात है वो ये थी कि सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, क्योंकि आप अगर पैसे दे रहे हैं, आज भी बड़ी आबादी हमारी कितने संसाधन हो जाए, लेकिन ट्रेन के भरोसे है। लोग अभी भरोसा भी करते हैं कि अगर लंबी दूरी की यात्रा करनी है, कहीं पे आपके पास में एयर फेयर के लिए पैसा नहीं है, तो ट्रेन एक बेहतर आपके पास में साधन होता है, एक सुकून भरा और एक रिलैक्स के साथ में आप जा सकते हैं, क्योंकि बस में आप 2 दिन 3 दिन तक का सफर तय नहीं कर सकते, कर भी लेते हैं तो अजीब तरह की थकान और जिस तरह की पोजीशन बन पाती है, आप पांव लटका के बैठे रहेंगे, यहाँ एक बड़ी बात देखी जा सकती है। चलिए कैसे मीना साहब के पास में जाना चाहूंगा। 1.5 लाख करोड़ के आसपास आंतरिक सुरक्षा के लिए, क्योंकि गृह मंत्रालय को दिया गया है, इसके बजट को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि जो बजट होता है 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, 1.983 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है, इस बजट पे जो फोकस किया गया है वो ये इस तरह से किया गया है कि आपको राज्यों को भी देना है इसमें से, जैसे पुलिस के आधुनिकीकरण है, उनके सेट्स हैं, उनके नई गाड़ियां हैं, जो केंद्र से ऐड मिलता है वो राज्यों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो डिस्टर्बिंग हमारे स्टेट्स हैं उनके लिए क्या पोजीशन की जा सकती है, जैसे पूर्वोदय योजना है, गवर्नमेंट योजना लेकर के, उसी के अंदर ये भी है, आपके पास में फंड्स भी है, एआई का वक्त है, तीनों कानून आ गए हैं, तो उन तमाम चीजों को लेकर के भी ध्यान इसमें दिया जाएगा। केसी मीना साहब हमारे साथ में। सर, कुछ एक ऐसी तस्वीर हम पेश कर सकते हैं इस बजट के माध्यम से, क्योंकि सुरक्षा एक अहम सवाल है, हमारे सामने चुनौतियां हैं, दुनिया के सामने आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा ही चिंता है। तो इस बजट में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का एक प्रावधान किया गया है, तो क्या माना जाए इसे कि कुछ हम ये तस्वीर बना सकेंगे कि बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, या फिर ये कहें कि एक सुकून भरा जो जीवन किसी को जीने का हक है, वो जिसमें हमें टैग लाइन में राजस्थान पुलिस को एक करना चाहूंगा कि अपराधियों में भय, आम जन में भरोसा या विश्वास, तो वो टैग लाइन है, वो बजट से कहीं पूरी हो पाएगी? आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी आनंद प्रकाश जी ने भी बताया, उनसे भी मैं कुछ सहमति रखता हूँ कि इस बार जो ये बजट दिया गया है आंतरिक सुरक्षा के लिए, 1.5 लाख से अधिक का बजट दिया गया है, 1.5 लाख करोड़ से अधिक का बजट दिया गया है। और उसमें जो है आप जानते हैं कि हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, स्टेट गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है आंतरिक सुरक्षा के लिए, और हमारी जो आंतरिक और कुछ हद तक बाह्य सुरक्षा भी आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से हम देखते हैं। इसमें जो ये बजट का प्रावधान है, ये बजट करीब 4% पिछले बार से ज्यादा दिया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है एनएसजी का जो है दिल्ली के अलावा आपका कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, इन जगहों पे भी इमीडिएटली एक्शन लिया जा सके और सुरक्षा में एनएसजी की जो भूमिका है उसको सही तरीके से उसका उपयोग किया जा सके। इसलिए इनके ये 5 केंद्र और भी किए हैं दिल्ली के अलावा। इसी तरीके से आपके वर्तमान समय में आप देख रहे हैं साइबर क्राइम, ये जी आप कंटिन्यू करिए मीना साहब, कंटिन्यू करिए। कारण आप कंटिन्यू करिए सर, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो साइबर क्राइम के लिए भी आप देख रहे हैं काफी आजकल जो है ये बढ़ रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए अलग से, मतलब अलग से क्या, इसी में 750 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले उससे काफी ज्यादा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से ये धारा 370 हटी है, उसके बाद से आप ये देखिए 66% जो है इसमें जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद था उसकी घटनाओं में, इंसिडेंट्स में कमी आई है। अभी पिछले 1-2 महीने से जरूर जम्मू एरिया में थोड़ी बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो आप देखिए, अच्छा इसके लिए जो कमी आई है उसमें हमारे जो सरकार ने, भारत सरकार ने जो 370 को धारा को उठाया है, इसके साथ ही जो बजट में जो बढ़ोतरी की गई है आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से, उसका भी इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार से नक्सल एरियाज में 2010 में जो पीक एरिया था,
पीक पे थी ये घटनाएं नक्सल एक्टिविटीज देश में, उसमें 73% की कमी आई है। तो इससे ये जो बढ़ाया गया है जो बजट, इसमें आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में इसी प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उसमें संख्या बलों की संख्या बढ़ी है, जैसे बीएसएफ है उसका जो संख्या थी उसको बढ़ाया गया है, सीआरपीएफ है उसकी संख्या को बढ़ाया गया है, और भी पैरामिलिट्री जो फोर्सेज है उसकी संख्याओं में काफी बढ़ोतरी की गई है। तो इनका मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बजट का जो प्रावधान किया गया है 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का, ये मैं समझता हूँ इन सभी चीज को आंतरिक जो हमारी सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें बढ़ोतरी की गई है, और ये बढ़ोतरी किया जाना आवश्यक है। जी बिल्कुल, समय के साथ में जरूरत बजट का आकार जो अक्सर बात की जाती है कि इस बार सबसे बड़ा बजट है, इसी तरह से बढ़ाया जाता है। मैं एक बार वापस आनंद प्रकाश साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे रेलवे हमेशा खर्च करता है। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि पुरानी पटरियां और इनका तो जिक्र की, जो प्लानिंग हमारी है जैसे मेमो कोच फैक्ट्री है या फिर और दूसरी है, लॉन्ड्रीज की बात की गई थी, इन पे कुछ पैसा खर्च होगा इसमें? क्योंकि ये चिंता मेरी इस वजह से है कि पहले ये कहा जाता था कि वर्षों पुरानी चीजें हैं, उनके अनाउंसमेंट तो कर दिए जाते हैं लेकिन होता नहीं है। और दूसरा, क्या हमें जो आसपास के जो शहर कस्बे हैं, अगर आप मेट्रो नहीं दे सकते हैं, तो जैसे एक बार आपने जिक्र किया था कि डीजल यूनिट से डीएमयू जो है उनको प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। तो क्या वास्तव में ये कुछ अभी भी इसमें गुंजाइश है? जब भी हाउस के अंदर रिप्लाई है तो उसमें अनाउंसमेंट की जा सकती है। तो मेरे हिसाब से जो अमेनिटीज पे काफी जोर दिया है, अमेनिटीज पे पैसा एलोकेशन बढ़ाया है। पैसेंजर अमेनिटीज पे पैसा, आई विल लेट यू नो, आई थिंक 25% करीब ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च करने का प्रोविजन इस बार किया गया है। कस्टमर अमेनिटीज पे 9,391 करोड़ 2023-24 में खर्च हुआ, रिवाइज एस्टिमेट है। अभी 15,314 करोड़ का इनका बजट एस्टिमेट बनाया है, जो कि करीब 2/3 65% की इंक्रीज है, जो कि इनके इंटेंशंस को तो दिखाता ही है कि कस्टमर हमारा किंग है, कस्टमर इज द किंग। तो कस्टमर के लिए कस्टमर अमेनिटीज बढ़ाना एक प्रायोरिटी एरिया लिया गया। सेफ्टी की बात है, कस्टमर अमेनिटीज पे ही काफी पैसा दिया जा रहा है। और जहां तक आप मेट्रो इत्यादि की कह रहे हैं, तो वो रेलवे का अपना उसमें वो नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के हिसाब से जो शहरी विकास मंत्रालय है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसके अंडर में आता है। तो उसमें बजट प्रोविजन किया होगा मेट्रो के लिए। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि हर जगह मेट्रो नहीं दे सकते। सपोज जैसे हम जयपुर में बैठे हैं, 35 किलोमीटर दूर चोमू है, इधर चाकसू है, या इसी तरह से आप गुड़गांव के आसपास की चीज ले लीजिए या नोएडा के आसपास की ले लीजिए कि अगर आपने रिंग रोड का जो एक फेज बनाने का एक लक्ष्य दिया, उससे बेनिफिट भी मिल रहा है। जैसे आपके वहां पे है भी गुड़गांव से पलवल, नोएडा, तमाम चीजों को मेरठ वगैरह जोड़ते हुए आता है। तो यहाँ क्या कोई इस तरह की छोटे मॉडल पे हमें विचार करना चाहिए कि डीजल यूनिट्स जो है उन्हें हम मूव कर सकें कि सुबह जो नौकरी पे जाता है वो शाम को समय पे अपने घर पे पहुंचे, ताकि जो रूटीन ट्रेन्स हैं उनमें अनावश्यक रूप से वो क्राउड इकट्ठा ना हो। तो जो मेमू सर्विसेज हैं उनको और ऑगमेंट किया जा सकता है। एक मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं क्या किया है, पिछले साल बजट में कुछ रिंग रेल की बात चली थी जयपुर में करने की, उसका क्या प्रोविजन दिया, क्योंकि डिटेलिंग अभी अवेलेबल मेरे को तो नहीं हो पाई है। तो लेकिन सर समय के साथ में आपको लगता है कि जब मेट्रो नहीं दे सकते उन जगह पे, तो ये यूनिट दी जा सकती है? हाँ, ये अब इसमें खर्चा तो वैसे मेट्रो ज्यादा फायदे की चीज है। मेट्रो को अगर चलाए प्रॉपर जो रूट है जिन पे कि ज्यादा पॉपुलेशन का आना जाना है या कंजेशन ज्यादा है, रोड की कंडीशन, रोड बढ़ा नहीं सकते, चौड़ा नहीं कर सकते, तो वहाँ मेट्रो की पर आवर कैपेसिटी कैरिंग की काफी ज्यादा हो जाती है। तो उसको जो मेट्रो के भी अलग अलग वर्जन आते हैं कि मेट्रो जो फुल फ्लैश मेट्रो ना हो, लाइट मेट्रो भी आती है जो कि इसके आधे खर्चे में बन जाती है। तो उस तरीके का गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए कि खाली एक जो स्टेटस सिंबल लगा के कोई मेट्रो कर रहे हैं, उसकी बजाय जो दूसरे और अल्टरनेटिव्स हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द एरिया।
सर मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। कटेवा साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, जरा डिफेंस पे मैं जरूर जानना चाहूंगा। सर जो बजट मिला है उसकी अगर हम टोटल बात करते हैं तो लगभग 67% ओनली सैलरी और पेंशन में जाएगा। आपके पास में बचते हैं लगभग 33%। 33 भी मैं नहीं कहूंगा, इसको आप 32.3 ही कहिए आप, क्योंकि 67.7% जो है वो आपके पेंशन और दूसरे भत्ते और तनख्वाह में चला जाएगा। रिसर्च की यूनिट आपके यहाँ पे है DRDO, और उसके लिए क्योंकि रिसर्च पे काफी फोकस किया है, IT बेस्ड बनाने की भी बात की गई है। और अभी हम जिस तरह से वेपन्स तैयार भी कर रहे हैं, बहुत बड़े उसमें नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल हम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बने हथियारों के लिए, हम दूसरों को दे सके, ये प्रधानमंत्री जी का एक सोच है। तो अभी लगता है इस बजट में उस दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा, मैं पहले कनेक्ट नहीं हो सका, टेक्निकल प्रॉब्लम है सर, कोई बात नहीं है। जहां तक डिफेंस बजट का सवाल है, अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो 20-21 से लेके अभी जो 24-25 के बजट में हमको तकरीबन 37% इंक्रीज मिला है। तो और 5 से 6% तो वैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। तो जैसा कि आपने बताया, 6,21,000 करोड़ का जो बजट है, वैसे कागजों में देखा जाए तो ये टोटल बजट का 12.90% है, क्योंकि हमारे पूरे इंडिया का जो बजट का पूरा वो है 48,22,000 करोड़ के करीब है। तो इसमें 45% के करीब तो हमारा चला जाता है सैलरी में, जिसको रेवेन्यू जो हेड होता है बजट का, उसमें चला जाता है रेवेन्यू में। पेन अलाउंसेज है, जो नॉर्मल मेंटेनेंस है, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन है, माइनर प्रोक्योरमेंट है, और 1,41,000 करोड़ चला जाता है हमारा पेंशन्स में। और फिर DRDO को मिला करके टोटल जो मोटा मोटा बचता है वो तकरीबन 27 से 28% बचता है कैपिटल आउटले जिसको बोलते हैं। और वो हमारा पिछले साल के बजट को अगर हम कंपेयर करें तो पिछले साल कैपिटल लेआउट में हमारा 1,62,000 करोड़ था, तो अभी 1,72,000 करोड़ हुआ। इसका मतलब 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिला है। इसको अगर आप देखें तो ये बहुत ही फिगर में तो बड़ा अच्छा लगता है, परंतु जहां हार्डवेयर का जो प्रोक्योरमेंट है बाहर से लाना, खास करके हमारा जो क्रिटिकल प्रोक्योरमेंट है वो अभी भी हमारा रशिया, इजराइल और फ्रांस से है। हालांकि जैसा कि आपने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया बोला है, अभी पिछले महीने ही गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं काफी सारे इक्विपमेंट के ऊपर। ये सारे के सारे इक्विपमेंट सिर्फ इंडियन कंपनीज में और मेक इन इंडिया में ही खरीदे जाएंगे। इसके साथ साथ जैसा कि लग रहा है, क्योंकि ईस्ट लद्दाख में जहां पहले हमारे कोई ट्रूप्स नहीं होते थे, सिर्फ विंटर्स में वेकेट हो जाती थी वो सारी पोस्ट, वहाँ अभी काफी सारी फौज चली गई है और उनको वहाँ सस्टेन करने के लिए अभी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ रहा है, उनकी अकोमोडेशन को डेवलप करना पड़ रहा है, और जो सुपर हाई एल्टीट्यूड की प्रोक्योरमेंट है क्लोथिंग की, वो करनी पड़ रही है, क्योंकि पूरी साल 12 के 12 महीने हमारे जो ट्रूप्स है ईस्ट लद्दाख में वही तैनात रहते हैं। तो इसलिए हमारा डिफेंस का खर्चा जितना भी गवर्नमेंट दे वो फिर भी कम पड़ेगा। हालांकि अभी हमारा 12.90% है बजट का, और वो काफी फिगरेटिव में तो अच्छा लगता है, परंतु अभी भी हमें कितनी सारी चीजों को उनको, जैसे हवाई जहाज है, ये हमारी शिप्स हैं, इनको भी नए नए प्रोक्योरमेंट करना, अपग्रेड करना, इनके ऊपर बहुत खर्चा होता है जी। और जब तक हमारी सारी ये नेवी और एयरफोर्स का जो एडवांसमेंट है और अपग्रेडेशन है वो साथ साथ नहीं चलेगा, तो हम पीछे रह जाएंगे अपने एडवर्सरी से। इसी तरह से पूरे के पूरे UAVs अभी आ गए हैं, मिसाइल्स आ गई हैं, तो इन सब की जो आर्मामेंट और आर्ट ऑफ वॉर फाइटिंग धीरे धीरे बदली हो रही है। तो फिजिकली आदमी जाकर के जो कैप्चर करता था वो स्टेज भी एंड में तो वही होती है, परंतु ये सारी की सारी प्रोक्योरमेंट करना और इंडिया में सडनली उन सब चीजों को हाई टेक्नोलॉजी हार्डवेयर को बनाना इतना आसान नहीं है। हालांकि HAL अभी हमारी
हेलीकॉप्टर बना रही है और फाइटर एयरक्राफ्ट भी बना रही है, बट फिर भी राफेल जैसे एयरक्राफ्ट हम अभी यहाँ नहीं बना सकते हैं। वो जब मेक इन इंडिया होगी, टेक्नोलॉजी बाहर से आएगी। इन सब को देखते हुए ये पैसा फिर भी कम है, और इसलिए जो हमारे प्लान थे आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के, वो उस स्पीड से नहीं बढ़ पाएंगे जिस स्पीड से प्लानिंग चल रही है। जी कटियार साहब, 65,000 करोड़ रुपए हमारे बॉर्डर रोड्स के लिए दिए हैं बीआरओ को। तो अभी जैसे चाइना के लिए हम लद्दाख से पहले बड़ी मुश्किल रहा, मैं तो वहां जाकर के देख के भी आया हूँ, बड़ी विकट स्थिति है। तो ये 65,000 करोड़ से हमें वो बेनिफिट मिलेगा कि हम सुगमता के साथ में पहुंच सके, क्योंकि कुछ जगह पे हमारी मजबूरी होती है कि आप सेना का डिप्लॉयमेंट इतना नहीं रख सकते, कुछ ऐसे कुछ कंडीशंस हैं या एग्रीमेंट्स कुछ इस तरह के हैं। तो 65,000 करोड़ रुपए का जो खासकर बॉर्डर रोड्स के लिए पैसा मुकर्रर किया गया है, उसे एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ देखिए एम्प्लॉयमेंट हर जगह होगा। अगर डिफेंस यूनिट्स भी अगर कहीं लगेंगी बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, तो उससे भी केवल सेना की बात नहीं है या नेवी की बात नहीं या वायुसेना की बात नहीं है, उससे भी लोगों को रोजगार मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं देख पा रहा हूँ ये खासकर रोड के लिए 65,000 करोड़ रुपए की बात की गई है इसमें। देखिए योगेंद्र जी, 65,000 करोड़ रुपया जो हमारा बॉर्डर रोड्स का जो प्लानिंग है, पहले हम लोग उधर ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में, खास करके चाइना बॉर्डर के साथ अरुणाचल प्रदेश की जो आगे की सड़कें थे, वो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि उसको डेवलप मत करो, शायद दुश्मन जब आगे आएगा तो उनको इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह की थी कि बातें कि वो एरिया को मुश्किल रखो जिससे कि इधर उनका इंग्रेस नहीं हो। परंतु वो सब बातें पुरानी हो गई हैं। चाइना ने आखिरी अपने बॉर्डर तक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, हाईवेज निकाली हैं, खास करके ईस्ट लद्दाख से आगे सामने, और इसी तरह से ये सब को देखते हुए ये 65,000 करोड़ सुटेबली इस्तेमाल करा जा रहा है। ईस्ट लद्दाख के अंदर जो पेंगोंग लेक के पास की सड़कें हैं, वो सब डेवलप की जा रही हैं। पर एक प्रॉब्लम आती है सुपर हाई एल्टीट्यूड में सड़क बनाने में, जैसे सीमेंट का जो काम है, अगर ज्यादा ठंड होगी तो वो मैच्योर नहीं हो पाते और इतनी मजबूती नहीं आती। इसलिए वो सीजन होता है, जब कंपेनिंग सीजन होता है, उसी तरह से ये डेवलपमेंट का काम करने का जो गर्मियों में टाइम है, उसी टाइम ये सड़क का डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये 65,000 करोड़ ये स्पिल ओवर हो जाएगा 2 साल में, 2 सीजन में। और डीआरडीओ जो अपना बॉर्डर रोड्स है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उससे इसी से ये फायदा हुआ कि जब हमारे पे ईस्ट लद्दाख में जो चीनी घुस आए और हमारे कई पीपी जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स को उन्होंने आकर के उन पे कब्जा जमाया, तो हम लोग बहुत ही स्विफ्टली अपने फोर्सेस को वहां पर इंडक्ट कर सके। हमने एक आर्मर्ड ब्रिगेड भी वहां इंडक्ट की है देपसांग प्लेन्स में इस्तेमाल करने के। इससे पहले आर्मर वहां लद्दाख में नहीं ले जाते थे, अभी एक ब्रिगेड वहां है जैसे देपसांग प्लेन्स में, वहां उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से खूब सारे ऐसे लैंडिंग ग्राउंड्स हैं जो बीआरओ बॉर्डर रोड के साथ साथ उनको भी वो वहाँ बना रहा है, जिससे कि हवाई जहाज और फाइटर और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं, वो अगर हमको साइड स्टेप करना पड़े ट्रूप्स को, तो आसानी से एयर से मूव हो सके। बिल्कुल, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी एक जरूरत भी है। और अभी हमने पिछले दिनों की जो डीआरडीओ की रिसर्च जो देखी है, जो चीजें सामने आई हैं, देखिए डिफेंस का अपना एक उसूल भी होता है कि बहुत सारी रिसर्च होती हैं, क्योंकि आज दुनिया के सामने तकनीक का जिस तरह से एक हेल्दी कंपटीशन के साथ साथ एक मैं कहूंगा कि एक प्रतिस्पर्धा भी उस दौर की है, खासकर डिफेंस में कोई शेयर नहीं करता। लेकिन हाँ, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं उस दिशा में। और किसी भी मुल्क का देख लीजिए, डिफेंस पे सबसे बड़ा बजट जाता है, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी होती हैं। और हम भारत की अगर हम बात करें, जिस तरह से अभी कटियार साहब कह रहे हैं कि इजाफा काफी हुआ है पहले से, क्योंकि हमारे सामने चुनौतियां भी उसी तरह से हैं, चाहे चाइना की हो चाहे पाकिस्तान की, और तो चलिए छुटपुट बातें हैं, लेकिन इनकी एक चुनौती जिसे हम खारिज नहीं कर सकते हैं, बॉर्डर पे जिस तरह से घुसपैठ की घटनाएं होती हैं और चीजें होती हैं, इसके लिए मजबूती के लिए भी ये काफी जरूरी है, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो या हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी हो, उसके लिए काफी जरूरत है। मैं केसी मीना साहब एक बात और आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। हमारे पास में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक विंग है जिसमें आपने लंबे समय तक एज ए आईपीएस सेवाएं दी हैं। आईबी के लिए हमारे पास में
चैलेंजेस देखिए, मैंने जैसे कहा कि बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों के ही हैं, तो आईबी पे भी कुछ फोकस इस तरह से किया जाना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ में, ताकि स्टेट यूनिट्स भी कोलैबोरेट कर सके हमारी यूनियन गवर्नमेंट के यूनिट्स के साथ में, जिस पर पैसा भी खर्च हो। हाँ, नमस्कार जोगी सर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आईबी में पिछले 10 साल में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है इन जो टेक्निकल सर्विलेंसेज है, टेक्निकल इक्विपमेंट्स है, इस क्षेत्र में बहुत, मैं आपको डिटेल तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले कई चीजों की कमी मैं महसूस करता था। मैं 16 साल का मेरा लंबा अनुभव रहा है इससे आईबी में। मेरा पश्चिम बंगाल कैडर था, मैं 2005 में आ गया था आईबी में, और 2021 तक रहा हूं मैं। तो उस समय में जो मैंने देखा कि मैं कहूँगा कई गुना जो है इन सब चीजों में इम्प्रूवमेंट हुआ। और उसका जो मैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब की बात से सहमत हूँ कि जो बॉर्डर रोड वगैरह है, ये जो इम्प्रूवमेंट आया है, खास करके जो बजट में प्रावधान जो बढ़ाया गया है, जैसे मैं राजस्थान की अगर बात करूं, आपका राजस्थान में मैं 5.25 साल इंचार्ज था, तो 1000 किलोमीटर से अधिक हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ में। उसमें जो पहले जो सिचुएशन था और इस पिछले 10 साल में जो बढ़ा है, आप ये समझिए कि हमारे आर्मी के जवानों को जाने की जरूरत है, उनकी गाड़ियां जाने की जरूरत है, उनकी रसद की जाने की जरूरत है, और किसी भी प्रकार की जरूरत है। तो आज जो समय लगता है, मेरे ख्याल से बहुत कम समय लगता है पिछले उसके तुलना में अगर हम बात करें तो। इसी प्रकार से मैं मेघालय में भी इंचार्ज था करीब 2.5 साल, तो वहां भी बॉर्डर रोड जो है बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। खास करके पाकिस्तान का बॉर्डर हमारा बहुत लंबा बॉर्डर लगता है वहां भी। तो ये मैंने अपने पर्सनल अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि इन चीजों में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। और आईबी जो बता रहा हूँ आपको कि इसमें काफी इम्प्रूवमेंट आया है। आप देखेंगे इसका आर्मी के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, स्टेट पुलिस के साथ जो मिलकर के जो हम लोग काम करते हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब हमारी बात से सहमत होंगे कि उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। खास करके आपको जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, जे.एंड.के में जो जितनी इंसिडेंट होती है, उस इंसिडेंट को आर्मी के साथ मिलकर। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय का भी अभाव है। खैर मैं डिफेंस के लिए थोड़ा समय और जरूर आपको बताना चाहूंगा कि डिफेंस में केवल लड़ाई लड़ने के लिए ही पैसे का बजट नहीं होता, वहाँ वेलफेयर स्कीम्स भी होती हैं जो बॉर्डर एरिया में जो विलेजेस होते हैं उनके लिए देवदूत के रूप में काम करते हैं। वो चाहे दुर्गम पहाड़ियों के बीच में हो। मेरे को जाने का अवसर मिला भारत और चाइना, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो वहाँ पे जो गाँव है उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स, वहाँ की स्कूल हैं, वहाँ के मेडिकल सुविधाएं हैं, उनके लिए और दूसरी चीजें हैं, उसके लिए भी मुहैया कराई जाती है। तो ये पैसा काफी उसमें भी जाता है। खैर चलिए, लेकिन हमने समझने की कोशिश की है कि हाँ बजट से क्या है और क्या बेनिफिट्स इस बजट में दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।